बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स है जो सिर्फ साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिवोटेड है। और बहुत सारे साइबर क्राइम के जो अपराध होते हैं देश विदेश में, उसको पब्लिश किया जाता है वहां पे। तो ये जो साइबर अटैक्स होते हैं, इसमें बहुत सारे जो अटैक रहते हैं वो पब्लिक ओरिएंटेड रहते हैं। मीन्स लोगों के ऊपर साइबर अटैक होते हैं, लोगों के एसेट जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, उसके ऊपर साइबर अटैक होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी गैंग्स रहती है साइबर क्रिमिनल्स की। वो टारगेट करते हैं इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को। तो हमारी जो कंपनी है सिक्योर लॉ, वो देश विदेश में बहुत सारे जो साइबर अटैक होते रहते हैं इंडस्ट्री के ऊपर, उनको स्टडी करती है। हम लोग करीबन दिन के 10-15 साइबर अटैक स्टडी करते हैं। और हर मंथ, हर महीने हम लोग एक रिपोर्ट साझा करते हैं बहुत सारे पोर्टल्स पे, जिसमें हम लोग उस महीने के टॉप 10 जो साइबर अटैक थे, जो पहले 10 साइबर अटैक जो हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमें लगते हैं कि ये जरा नए काइंड ऑफ साइबर अटैक है और कुछ इसके बारे में सूचना करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो अगर हम लोग देंगे तो उनको फायदा होगा, वो थोड़े अवेयर हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे। तो ऐसे साइबर अटैक का हम लोग 10 साइबर अटैक का हम लोग रिपोर्ट मंथली, हर माह हम लोग पब्लिश करते हैं। तो आज के इस टॉक में मैं हमारे जो पिछले महीने के जो टॉप 10 साइबर अटैक्स थे, जो हमारे रिपोर्ट में पब्लिश हो चुके हैं, तो सिक्योर लॉग्स साइबर थ्रेट एडवाइजरी के रिपोर्ट से वो टॉप 10 साइबर अटैक्स के बारे में मैं कुछ सूचित करना चाहता हूँ। जो पहला जो साइबर अटैक है वो सिल्वर रैट मालवेयर के बारे में है, जिसमें एक कैपेबिलिटी है एंटीवायरस को भी बाईपास करना। तो इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा न्यूज आने लगी है देश विदेश में से। तो ये जो साइबर अटैक है, ये सीरियाई समूह एनोनिमस अरब द्वारा विकसित किया गया है। और इसको बहुत सारे पोर्टल्स पे जो डार्क वेब पे रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज चलती है, तो वहां पे इसको बेचा भी जा रहा है कि इसको आप यूज कीजिए और देखिए आप अपने कॉम्पिटिटर को नीचे ला सकते हो, उनका डेटा चुरा सकते हो। तो ये जो सिल्वर रैट वर्जन जिसका 1.0 बताया जा रहा है, ये एक बहुत ही उन्नत बचाव तंत्र का उपयोग करता है। और उससे उसमें से जब वो ब्राउजर में जो कुकीज रहती है उनको चुराने का काम करता है, आपके जो नेटवर्क है आपके कंपनी के, उनके जो कंप्यूटर से सर्वर से, उनमें से डेटा चुराने का काम करता है। तो इसे रैंस रैट कहा जाता है, क्योंकि रिमोट एक्सेस ट्रोजन। तो रिमोटली हैकर जो है आपके मशीन्स को, आपके सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। वो कैसे किया जाता है कि जैसे ये रैट आपके मशीन पे कोई आ जाता है, तो वहां पे एक कनेक्शन बनाया जाता है कमांड एंड कंट्रोल सर्वर को, जिसे हम लोग कमांड और नियंत्रण संरचना भी बोल सकते हैं। और वहां पे एक कनेक्शन बना के इसको कंटिन्यूअसली हैकर ग्रुप जो है, आइदर AI ML जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके या फिर मैन्युअली भी आपके मशीन्स को कंट्रोल करते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा कोई सिल्वर रैट मालवेयर या ऐसे ही कुछ मालवेयर आपके मशीन में आए? तो आपके मशीन का स्लो हो जाना, आपकी मशीन की का जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी आपका ऑपरेशन है, वो थोड़ा स्लो हो जाना, आपकी मशीन धीमी गति से काम करना, अचानक क्रैश होना, बार बार आपका कंप्यूटर फ्रीज होना। आपके नेटवर्क फायरवॉल में आप अगर अगर मॉनिटर करते हो तो आपको पता चलेगा बहुत सारे डेटा ट्रांसफर्स हो रहे हैं आपके कंपनी से। तो इस थोड़ी थोड़े से कुछ ऐसे मालवेयर संक्रमण हो गए आपके कंप्यूटर में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। इसके कुछ संकेत है। तो हम लोग इसके बारे में मैं सभी जब इश्यूज एक्सप्लेन करूंगा इस रिपोर्ट के, तो उसके बाद मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा कि ऐसे सब मालवेयर और ऐसे सब रैट से आप कैसे बच सकते हो। और अगर आपके पास इन्फेक्शन हुआ है तो आपको कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग एक साथ ही इस वीडियो के अंत में बात करेंगे। हमारे रिपोर्ट में जो नंबर 9 का जो साइबर अटैक का न्यूज़ है, उसमें डोना बॉट मालवेयर के बारे में है।
बताया गया है। और ये सकारात्मक न्यूज है क्योंकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने टोनाबॉट मालवेयर नेटवर्क को सफलतापूर्वक बाधित किया गया है, जो एक बहुत ही एडवांस वर्जन का मालवेयर प्लेटफॉर्म था। और दिन के करीब करीब 150 जो कमांड एंड कंट्रोल सर्वर थे उनको संचालित करता था। और लगभग 40 देशों में हजारों जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको उसने प्रभावित किया किया था, उनके ऊपर हैकिंग एक्टिविटी कर रहा था। और इसके जो ये जो मालवेयर है डोनाबॉट, वो 2018 में माल बैंकिंग ट्रोजन के नाम से उभरा था। और ये बहुत ही कामयाब रहा साइबर अपराधों में। और बहुत सारे क्रीडेंशियल चोरी करने में, रैंसमवेयर अटैक करने में, जिसमें फिरौती मांगी जाती है, आपका डेटा हमारे कब्जे में है और आपको फलाना अमाउंट देनी पड़ेगी, या आपका जो मशीन है उसको इनक्रिप्ट किया जाएगा और आपसे फिरौती मांगी जाएगी। और संवेदनशील जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, उनको चुराने का ये ऑपरेशन लगातार कर रहा था। तो एक बहुत ही सकारात्मक खबर है जिसमें डोनावाट मालवेयर के नेटवर्क को बाधित किया गया है। नंबर 8 पे जो हमारे रिपोर्ट में जो न्यूज़ दी गई है वो है चीनी नेक्सस हैकर्स के बारे में, जिन्होंने इवांटी एंड पॉइंट मैनेजर को हैक करने की कोशिश की है और उसका जो भी कामकाज है उसमें रुकावटें पैदा की है। और इसकी वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका में, यूके में, बहुत सारी जगह पे इस अटैक के चपेटे में आ गई है। तो यूआरटी एंड पॉइंट मैनेजर क्या होता है? एक यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट होता है, यूईएम जिसे हम लोग बोलते हैं। ये बहुत सारे आईटी के जो इन्वायरमेंट रहते हैं उनका एक इंटीग्रेशन, उनकी सॉफ्टवेयर तैनाती, उनमें कुछ डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, उनके कुछ सेटिंग के या प्रबंधन, उनमें ये समाधान प्रोवाइड करता है। और इसके वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो सॉफ्टवेयर है, जो डेटा फ्लोज है, उसमें बहुत ही अच्छे से स्वचालन आ जाता है, ऑटोमेशन आ जाता है। तो 15 मई 2025 से इवांटी एंड पॉइंट मैनेजर मोबाइल सिस्टम को कुछ कमजोरियां उनकी जो न्यूज में आई थी उनको, या फिर सीवी रेटिंग जिसे कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सपोजर हम लोग बोलते हैं, जो मैत्रेय करके कॉरपोरेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो उसको प्रमाणित करती है सीवी रेटिंग को। तो ये कुछ कमजोरियां जो भी सिस्टम्स में आती है उनको एक सीवी रेटिंग दिया जाता है। और ये सीवी रेटिंग 2025 4427 और सीवी रेटिंग 2025 4428 नाम के कुछ वीकनेसेस, कमजोरियां रिपोर्ट की गई इस बारे में, इवांटी एंड पॉइंट मोबाइल मैनेजर मोबाइल के बारे में। और इन इन कमजोरियों के ऊपर ही इन लोगों ने, जो चाइनीज हैकर है, उन्होंने अटैक करना चालू किया है। और उसके वजह से बहुत सारे संक्रमित जो सिस्टम्स है उनमें बहुत सारे काम, जो उनके काम काज रहते हैं, ऑपरेशंस रहते हैं, उनमें बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इन हमलावरों ने स्कैंडिनेविया के नगर प्रशासन कार्यालय, यूके के हेल्थ केयर ट्रस्ट, जर्मन के दूरसंचार कंपनियां, अमेरिका की मेडिकल डिवाइसेस निर्माता जैसी कंपनियां, जापानीज ऑटोमोबाइल की एक कंपनी, तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज पे इन लोगों ने अटैक किया हुआ है। और इसके वजह से पता नहीं कितने कितने कंपनीज का कितना मुनाफा घटा रहेगा, या उसका क्या क्या इम्पैक्ट है वो हमें आगे बढ़ के ही पता चलेगा। तो आगे जो भी न्यूज आएंगी तो हमें वो पढ़नी पड़ेगी कि कितना इसके बाद इसके वजह से नुकसान हुआ इंडस्ट्री को। तो ये जो है, ये तकनीक की रणनीति जो हैकर यूज कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि इनके पास भी कमांड एंड कंट्रोल सर्वर्स है और जावा प्रोग्रामिंग की एक इंजेक्शन यूज करके उसके माध्यम से वो ये दुर्भावनापूर्वक कांड कर रहे हैं। अगली जो नंबर 7 की जो न्यूज है हमारे रिपोर्ट में, वो है बर्गर किंग बैकअप सिस्टम के बारे में।
उसे कैसे भेदा जा सकता है, उसे कैसे हैक किया जा सकता है, इसकी जो तकनीक है वो साइबर अपराधी डार्क वेब पे बेच रहे हैं। और इसके बारे में एक काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहे हैं न्यूज पोर्टल्स पे साइबर अटैक के। और दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनियों में बर्गर किंग आती है, और उनका जो बैकअप है वो एसआई सीबीएस बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिया जाता है। तो ये जो बैकअप रहता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो बैकअप में उनके एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन, उनके कुछ सीक्रेट रेसिपीज की इंफॉर्मेशन, उनका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उनके कस्टमर्स की भी इंफॉर्मेशन उसमें हो सकती है। तो ये जो बैकअप रहता है इसको पीरियोडिकली या कंटिन्यूअसली जो उनके आउटलेट है, जो उनके दुकान है जहाँ पे भी वो बर्गर किंग बेचा जा रहा है स्पेन में, तो वहां पे सबको इंटीग्रेट करके एक सर्वर पे लाया जाता है। और ये जो बैकअप्स रहते हैं जनरली अमेजोन वेब्स, अमेजोन AWS जिसे कहते हैं, अमेजोन वेब सर्विस, या फिर एज्यूर, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे लाया जाता है और वहां पे उसको संग्रहित किया जाता है। तो ये जो बैकअप्स है ये FTP या SFTP प्रोटोकॉल से जुड़े रहते हैं। और हैकर ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसे वो बेच रहे हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी एंटिटी वो बैकअप को एक्सेस कर सकता है और उसको यूज कर सकता है। तो ये जो एनालिसिस किया जा रहा है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो जो बैकअप का जो चरण रहते हैं बैकअप लेने के सर्वर पे, तो उसके जो प्रारंभिक चरण है जिसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, या जो अंतिम चरण है जिसमें बैकअप का पूरा कंप्लीशन हो जाता है, तो इन दो चरणों में कुछ गैप्स होने के वजह से ये इस तरह की टेक्नोलॉजी हैकर के द्वारा बनाई गई है और उसको बेच रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी इसमें चिंताएं हैं। जैसे कोई उनका कॉम्पिटिटर इस डेटा को परचेज कर उस टेक्नोलॉजी को परचेस करके वो उनका बैकअप ले सकता है और उसको यूज कर सकता है बर्गर किंग के खिलाफ। उनके कॉम्पिटिटर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई रैंसमवेयर गैंग उस बैकअप को डाउनलोड करके बर्गर किंग को ब्लैकमेल कर सकता है, उनको फिरौती मांग सकता है जैसे रैंसमवेयर गैंग्स हमेशा करती है। और इससे कुछ कंप्लायंस के भी इश्यूज आ सकते हैं बर्गर किंग के लिए, जिससे उनको पेनल्टी भी लग सकती है। अभी तक बर्गर किंग कंपनी से कोई पुख्ता जानकारी हमारे हाथ में नहीं आई है या कोई न्यूज में पब्लिश नहीं हुई है। तो उसके ऊपर भी हमें आगे अगले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में हमें इसकी पुख्ता जानकारी मिलेगी। लेकिन यह जो बात है ये हमारे रिपोर्ट में क्यों है, क्योंकि हमें इससे कुछ सीखे कि बैकअप सिस्टम भी हैक की जा सकती है। आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पे साइबर सिक्योरिटी ना करें, आपका जहां पे बैकअप लिया जा रहा है उस सिस्टम की भी कुछ साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे कि कैसे साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट कर सकती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो साइबर न्यूज है नंबर 6 पे हमारे रिपोर्ट में, वो सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भी सोशल मीडिया भी यूज कर रहे हैं और एक कंपनी इससे भी जुड़ी है। तो करीबन 184 मिलियन, करीबन 184 मिलियन, 162,000 और 718, इतनी बड़ी राशि में फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंस्टाग्राम, इनके जो यूजर नेम पासवर्ड है, जिसे हमें क्रेडेंशियल जिसे हम लोग कहते हैं लॉग इन करने के लिए, तो ये एक जगह पे एक ओपन डायरेक्टरी में लीक हो रहा है। एक साइबर सुरक्षा शोधकर्ता ने इसकी पुष्टि की है, इसकी जानकारी दी है और बहुत सारे न्यूज इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि इस लीक में बहुत सारे सरकारी और वित्तीय खातों की भी जानकारी है, और जिससे पहचान करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि यह जान जान के भी थोड़ी हैरानी हो रही है कि इसमें कॉरपोरेट के ऊपर भी जासूसी बढ़ रही है। ये जो संभावित
जो डेटा लीक होने की खबर आई है। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे कंप्लायंस इश्यूज के ऊपर भी सब लोगों की नजर आ रही है कि ऐसे कैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमारा डेटा अगर वो उनके यहाँ पे है तो उसे सेफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। तो अभी आगे देखेंगे कि कैस मिस पुष्टा कोई जानकारी आए इन कंपनीज की तरफ से कि ये वाकई में जो करीबन 47.42 GB का जो डेटा है, करीबन 50 GB के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, जो ये डेटा लीक होने की खबर आ रही है। तो ये किस किस चीज की वजह से हुआ है, इसका उल्लंघन कोई प्रोसेस में कोई किसी ने उल्लंघन किया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या फिर इसका डेटा लीक का फिर उसको कैसे वो प्रिवेंट कर सकते थे, या फिर ये वाकई में ऐसा डेटा जेन्युइन है, इतने सारे रिकॉर्ड वाकई में लीक हुए हैं। तो इसके बारे में आगे हमें सूचना आएगी, जैसे न्यूज आएगी हमें उसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा। लेकिन अभी तक तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल और पेपाल जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म की यूजर नेम और पासवर्ड जिसमें शामिल है, और ये डार्क वेब पे कहाँ पे तो बेचे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही परेशान करने वाली जानकारी है सभी के लिए। हमारे रिपोर्ट में अगली जो न्यूज़ है वो है डॉट नेट, एक जो कोडिंग टेक्नोलॉजी है, एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आधारित चुआवा इन्फोस्टिलर गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करके कैसे ब्राउजर क्रेडेंशियल, क्रिप्टो वॉलेट चोरी करता है उसके बारे में। तो ये जो इन्फोस्टिलर है, इन्फोस्टिलर मीन्स जो इंफॉर्मेशन चुराता है आपके मशीन से, वो 2025 अप्रैल से बहुचरणीय मैलवेयर की तरह पहचान में आया हुआ है। और ये पावर शेल, एक पावर शेल जो हमारे लैपटॉप, डेस्कटॉप पे भी आपने देखा रहेगा, एक सॉफ्टवेयर का एक अंग है जिसमें स्क्रिप्ट्स लिख के आपको एक प्रोग्राम रन करने की एक फंक्शनैलिटी दी जाती है। तो पावरशेल स्क्रिप्ट का इसमें यूज किया जा रहा है। गूगल ड्राइव जैसे विश्वसनीय क्लाउड प्लेटफॉर्म का इसमें यूज करके पेलोड वितरण किया जा रहा है, तो ताकि ये संक्रमण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो जाए, लोगों कंपनीज में हो जाए, पर्सनल लैपटॉप्स में भी हो जाए। तो इस हिसाब से ये बहुत ही खतरनाक छुआ हुआ इन्फोस्टीलर हमारे न्यूज में भी हमने इसको रिपोर्ट में डाला हुआ है। और ये क्या करता है, एक कुछ शेड्यूल टास्क स्थापित करता है आपके मशीन पे। उसके बाद उस आपका जो भी इंक्रिप्शन पेलोड है उसको निष्पादित करता है। उसमें बहुत सारी छिपी तकनीकियां वो यूज करता है, और उनको इस्तेमाल करके आपके जो भी क्रेडेंशियल है, मीन्स आपके जो भी यूजर नेम पासवर्ड्स है ब्राउजर में जो आप यूज करते हो, उसको जो सेव किए हुए पासवर्ड्स है, क्रेडेंशियल्स है, और क्रिप्टो वाला जो क्रिप्टो करेंसी के जो वॉलेट रहते हैं या बैंकिंग रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपके ब्राउजर में रहेगी, उसको चुराने का काम करता है। और ताकि एक सिर्फ क्रेडेंशियल चुराने के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, तो इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको नेटवर्क ट्रैफिक में बहुत ज्यादा डेटा फ्लो हो रहा है ऐसे भी नहीं दिखेगा। सिर्फ एक क्रेडेंशियल चुराएगा और उसको उसको इस्तेमाल करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करेगा। तो ऐसे जो भी शुरुआती एनालिसिस आ रहा है वो वैसे ही दिख रहा है। तो इसके लिए चुवावा जो छोटी सी प्रजाति है कुत्ते की, उसके ही नाम से इसे हैकर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और अ, जैसे वो छोटा सा कुत्ता रहता है, उसी हिसाब से ये भी एक छोटा सा ही पेलोड रहता है जो नजर में भी नहीं आता, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट कर लेता है, आपका डेटा चुराता है, आपका अकाउंट भी खाली कर सकता है। तो बहुत ही संदिग्ध अपराधी है चुआवा इन्फोस्टिलर। नंबर 4 पे जो हमारे रिपोर्ट में न्यूज है वो नोवा स्कोटिया पावर, कनाडा की एक प्रमुख बिजली प्रदाता कंपनी है। इन्होंने एक पुष्टि की है कि हम उनके ऊपर एक साइबर अटैक हो चुका है, जिसके वजह से संवेदनशील ग्राहक डेटा जो है वो चोरी हो गया है। जो ग्राहक की जानकारी है वो चोरी हो गई है। इसमें बहुत सारे लोगों के जो उनके कस्टमर है, उनके नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, उनका घर का पता, उनकी सेवाओं का पता, उनके जन्म तिथियां, उनका पूरा ग्राहक खाता इतिहास, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर,
बीमा नंबर, जो सामाजिक बीमा नंबर जिसे कहते हैं, SIN करके कनाडा में। तो वो सारी चीजें वहां से डेटा लीक हो गई है, ऐसा उनको अप्रैल में कहाँ से तो पता ट्रेस मिला हुआ है, पता चला है। तो अभी तक कोई भी रैंसमवेयर गैंग ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन जो भी और कंपनी ने भी बताया कि इस साइबर हमले में उनका कोई भी जो ऑपरेशन है, जो कोई भी उनकी कामकाज है, उसमें रुकावटें नहीं आई है, ये सिर्फ डेटा का ही चोरी हुआ है। और जो भी जो भी प्रभावित ग्राहक है, उनको 2 साल में 2 साल तक मुफ्त क्रेडिट निगरानी सेवा दी जाने वाली है कंपनी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हम में ही कुछ खामियां रहेगी जिसके वजह से डेटा लीक हो गया। और कंपनी प्रभावित लोगों को सूचित भी कर रहा है। तो इससे कहा जाता है कि कंपनी की तरफ से एक इंसिडेंट रिस्पांस प्लान की तरह उन्होंने एक अपने आप आगे आके जो भी उनके ग्राहक इससे प्रभावित हुए, जिनका भी डेटा उनसे लीक हुआ है, ऐसी कंपनी को जानकारी मिली है, तो खुद ही आगे बढ़कर उन्होंने कस्टमर्स को कांटेक्ट किया हुआ है, ग्राहकों को बताया कि आपके ऊपर फिशिंग हमले हो सकते हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरी है। तो इस तरह से कंपनी को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंसिडेंट रिस्पांस रहता है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करे, तो उस प्लान में ये सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे रिपोर्ट में जो नंबर 3 पे जो न्यूज हमने डाली है, वो है डार्क क्लाउड स्टीलर के बारे में। तो ये जो और एक इन्फो स्टीलर जैसा ही एक मालवेयर है, जो कंपनी इसकी जानकारियां इकट्ठा करता है और उसको यूज करके बहुत सारे साइबर क्राइम्स को अंजाम देता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो इन्फो स्टीलर है, इसका वर्जन 4 बताया जा रहा है कि अभी एक्टिव है। जो वित्तीय संस्थाएं, हेल्थ केयर संगठनों और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को ज्यादातर निशाना बनाता है। और इसमें एक ऑटो आईटी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके बहुत सारे संवेदनशील जानकारियां चुराने में सक्षम बनता है। उसके अलावा ये जो है फिशिंग अभियान किया जाता है इनके द्वारा, दुर्भावनापूर्व विज्ञापन दिए जाते हैं सोशल मीडिया और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। और नकली सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल रहा है, तो आप उसको डाउनलोड करोगे तो उससे जो स्टीलर है डार्क क्लाउड, वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तक और बहुत सारे मशीन्स तक पहुंचता है। उसके बाद वो ब्राउजर की जो कुकीज है, जो भी आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का डेटा है, या फिर ऑटो फिल डेटा जो रहता है आपका, जो ब्राउजर पे आप सेव करते हो, इन सारे चीजों को चुराने की कोशिश करता है। और बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी में ये काम करता है। तो इसके वजह से इसको बहुत ही बेखूबी से ये आपका डेटा चुराता है। तो ये जो है करीब करीब लाख से भी ज्यादा खातों में से एक सेंसिटिव डेटा चुराने का काम कर चुका है। और ये बहुत ही एक उभरता डार्क क्लाउड स्टीलर है, जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है। और इसके बारे में आपको सतर्कता होनी बहुत जरूरी है। नंबर 2 की हमारी जो साइबर न्यूज है, वो है हेल्थ केयर सेक्टर पे होने वाले साइबर अपराधों के बारे में। और जैसा डेटा आ रहा है बहुत सारी जगह से, बहुत सारे साइबर अटैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे हो रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे मेडिकल संस्थाएं, हॉस्पिटल्स, बहुत सारी हेल्थ केयर सामग्री जो बनाते हैं, उन कंपनीज, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, इनके ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, amazon S3 जैसे क्लाउड, या फिर गूगल ड्राइव जैसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्मों को यूज किया जाता है मालवेयर को अ, वितरण करने के लिए, बहुत सारी जगह तक पहुंचाने के लिए। और हिप्पा जैसे कुछ कंप्लायंस है जो यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करते हैं
जो एक वहाँ के लॉ का पार्ट है, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, या जीडीपीआर जैसे जो कंप्लायंस है, जो डेटा प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं यूरोप में, और हमारे यहाँ पे जैसे डीपीडीपी एक्ट है 2023। तो गोपनीयताओं की नियमों का पालन करने के लिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रवृत्त किया जाता है इन कंप्लायंस लॉस के तहत। और इसमें क्या होता है कि साइबर अपराधी गिटहब जैसे रिपोजिटरी की नकल नकल कराता है, हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया जाता है गिटहब में। और कोई भी आईटी स्टाफ जो रहता है हेल्थ केयर का, वो उस गिटहब में जाके उसको डाउनलोड करता है, तो उसको लगता है कि उसने तो कुछ हेल्थ केयर का ही प्रोजेक्ट डाउनलोड किया हुआ है। और उसके बाद ये जो कोड रहता है, ये शेड्यूल्ड टास्क या रजिस्ट्री मॉडिफिकेशन के लिए बनाया जाता है। तो ये जो कोड हैकर्स बनाते हैं, वो आप जैसे ही आप वो कोड को आपके मशीन पे रन करोगे, तो उसके बाद आपके टास्क और जो कंप्यूटराइज रजिस्ट्री रहती है, जहाँ पे सेटिंग्स रहती है, उनको चेंज करता है। और उसके बाद हमलावर क्या करता है कि जो वर्क फ्लो रहते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ केयर, या फिर आपके सुरक्षा कर्मचारियों की जो क्रेडेंशियल्स रहते हैं, उसको भी चुराने का काम करता है। उसको एक संगठन की तरह ये सब चीजों को इकट्ठा करके वो आपके जो पॉलिसीज है उनको ब्रेक करने की कोशिश करता है। और बहुत सारे लोग जो है, करीबन 80 से ज्यादा जो ऐसे मामले हैं, उसमें ये बहुत सारी गोपनीय इंफॉर्मेशन जो है, गोपनीय जो भी जानकारी है पेशेंट के बारे में और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, उनको इकट्ठा करके उसके ऊपर वो कुछ साइबर क्राइम एक्टिविटीज कर सकता है। तो इसके लिए बैंकिंग इंफॉर्मेशन के साथ साथ हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन को भी एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन माना जाता है। और संवेदनशील जानकारियां रहती है किसी व्यक्ति के बारे में, उसके हेल्थ के बारे में। तो वो जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है साइबर अपराधियों के लिए, ताकि वो और साइबर अपराधों को अंजाम दे सके, उस डेटा को बेच सके। नंबर एक पे जो साइबर न्यूज है, वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि लॉकबिट नाम का एक रैंसमवेयर गैंग है। और वो रैंसमवेयर गैंग है, जो साइबर क्रिमिनल गैंग है, उनका ही डेटाबेस कहाँ से तो चोरी हो गया, कोई दूसरे ने चोरी कर लिया। तो ये जो कुख्यात लॉकबिट रैंसमवेयर ऑपरेशन है, एक गंभीर उल्लंघन का शिकार हो चुका है। हमलावरों ने इनका ही डार्क वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया, और संवेदनशील ऑपरेशन का जो डेटाबेस है उसको सार्वजनिक कर दिया। तो 7 मई 2025 को लॉकबिट रैंसमवेयर ऑपरेशन पर हमला किया गया, जिसमें हमलावरों ने डार्क वेब इंफ्रास्ट्रक्चर को विकृत किया, संवेदनशील डेटाबेस को लीक किया। और इस लीक हुए डेटाबेस में शामिल है करीबन 60,000 बिटकॉइन वॉलेट, करीबन 4,000 से ज्यादा जो भी निगोशिएशन चार्ट है कस्टमर के साथ, जो वार्तालाप करते हैं रैंसमवेयर गैंग की, आपको इतनी इतनी फिरौती देनी पड़ेगी और इस अकाउंट पे भेजना पड़ेगा बिटकॉइन, या जो भी उनके जो भी निगोशिएशन चार्ट्स है, वार्तालाप संदेश, उनको सार्वजनिक करके रखा गया है डार्क वेब पे। और उसके बगैर उसके उसके साथ साथ करीबन 75 व्यवस्थापक और सहयोगी के प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मीन्स जो लॉगबिट अपना लॉगिन करने के लिए यूज करता रहेगा, उसे भी किसी हैकर ग्रुप ने या हैकर ने अलग से सार्वजनिक करके डेटाबेस को लीक किया है। तो इससे क्या हो रहा है कि पहले ही लॉकबिट रैंसमवेयर एक क्रिमिनल गैंग है, और उनके पास बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहती है, जो उनके जो विक्टिम रहते हैं, जिन ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा उन्होंने लीक किया हुआ है, या जिन व्यक्तियों का डेटा उनके पास है, जिनके क्रेडेंशियल्स उनके पास है, अगर उन्होंने ही वो सुरक्षित नहीं रखे और वो और भी बहुत सारे गैंग्स के हाथ में पड़ गए, तो उससे क्या होगा कि वो जो विक्टिम है, जो भी व्यक्ति है या ऑर्गेनाइजेशन है, जो इनके साइबर क्राइम के चपेटे में आया था, उसके लिए तो और ज्यादा बर्बादी का समय आ गया, क्योंकि बहुत सारे गैंग उसको ब्लैकमेल करेंगे,
और बहुत सारे गैंग्स जो है उनको अप्रोच करेंगे। उनके कॉम्पिटिटर्स भी वो डेटा देख सकते हैं, और उस डेटा को यूज करके उनका उनके लिए बहुत बिजनेस में भी समस्या बढ़ेगी, क्योंकि सब कुछ तो आजकल डेटा के ऊपर ही निर्भर है। तो ये सारी चीजों की वजह से ये जो न्यूज है इसे हम लोगों ने नंबर 1 पे रखा है। तो पहले तो हमें देखना चाहिए कि हमारा डेटा हैक ही ना हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई मालवेयर ही ना आए, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि वो मालवेयर जो हमारा डेटा चुरा रहा है वो भी शायद कभी हैक हो सकता है, और उसके वजह से एक चेन हो सकती है जिससे हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है, हमारा बिजनेस डैमेज हो सकता है, हमारा मार्केट रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इस न्यूज को नंबर 1 पे रखा है। तो लॉकबीट रैंसमवेयर गैंग भी हैक हो सकता है। यह सारे जो अटैक है इनको प्रिवेंट कैसे किया जाए इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा समय, थोड़ी सूझबूझ होनी बहुत जरूरी है। और इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से मिशन क्रिटिकल एसेट, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए सीएनसी मशीन मिशन क्रिटिकल एसेट हो सकती है। कोई हॉस्पिटल है तो उनके लिए आईसीयू इक्विपमेंट मिशन क्रिटिकल एसेट हो सकते हैं। पेशेंट की इंफॉर्मेशन मिशन क्रिटिकल एसेट हो सकती है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ मिशन क्रिटिकल एसेट अलग अलग होते हैं, जो मैंने रिसर्च किया है। उसके अलावा कंपनी में डिफेंस इन डेप्थ मैकेनिज्म होना चाहिए। जैसे कंपनी में फिजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड या सीसीटीवी जैसी। उसके अलावा उनके पास कुछ गवर्नेंस के रूल्स होने चाहिए कि कौन साइबर सिक्योरिटी को चेक करेगा, कौन उसको गवर्न करेगा, मैनेज करेगा। तो उसके रोल्स डिफाइन करने चाहिए कंपनी में कि कौन किस व्यक्ति की जिम्मेदारी कौन सी है। उसके अलावा कंपनी में डेटा सिक्योरिटी के लिए कुछ टूल्स आप ले सकते हो, जैसे एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आजकल आता है, तो उसको ले सकते हो, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका होस्ट, आपका जो सर्वर है उस पे कुछ प्रबंधन आ जाएंगे, जिससे डेटा सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। उसके अलावा आपके पास जो भी एप्लीकेशंस है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जैसे आप कोई ईआरपी सॉल्यूशन यूज करते रहेंगे, कोई वेबसाइट यूज करते रहेंगे, कोई आपके मोबाइल एप्लीकेशंस रहेंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो साइबर सिक्योर है कि नहीं। तो ओएप्स करके एक साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स आते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर को इस्तेमाल करने चाहिए। तो वो आपके वेंडर ने या आपने यूज किए कि नहीं वो भी आपको चेक करना चाहिए। उसके अलावा आपके आपका जो नेटवर्क है वो, उसमें फायरवॉल है क्या, और फायरवॉल अगर आपने लिया हुआ है तो उसमें प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन है क्या। कभी कभी हम लोगों ने बहुत सारे ऑडिट्स में देखा है कि फायरवॉल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, लेकिन उसमें सब कुछ बाईपास रहता है और कॉन्फ़िगरेशन भी ढंग से किया नहीं रहता। तो फायरवॉल लाके और लगाने से ऑर्गेनाइजेशन में आप साइबर सिक्योर नहीं हो जाएंगे। तो उसको प्रॉपरली कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए, उसका ऑडिट करना चाहिए, तो आप साइबर सिक्योर हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी आपके सीसीटीवी कैमरा होने दीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, या आपका वाईफाई राउटर होने दीजिए, आपके टेलीविजन, प्रिंटर्स, उसमें भी जो डिफॉल्ट पासवर्ड्स रहते हैं उसको आपको हमेशा चेंज करना है। उसमें जो भी अपडेट्स कंपनी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी अपडेट्स, उसको आपको अपडेट करना है पीरियोडिकली। तो ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी मार्केट में है जिसको आप इस्तेमाल की कर सकते हैं। जैसे मैंने एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन्वेंट किया है, बिजनेस डोमेन स्पेसिफिक लीज साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन, BDSLCC है, जिसके बारे में बुक और रिसर्च पेपर्स भी अवेलेबल है मार्केट में। और ये एक वेब प्लेटफॉर्म की तरह MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, या हेल्थ केयर कंपनी, या स्कूल कॉलेजेस के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, लोग कैसे काम करेंगे, उसके ऑपरेशंस, और टेक्नोलॉजी कैसे, जो भी आप तंत्रज्ञान यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे साइबर सिक्योर किया जाए, और कौन सी प्रोसेसेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, इसके बारे में एक प्रॉपर एक ढांचा बना के दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है। जो सबसे फेमस है वो है ISO 27001 और NIST, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत काम काम में आते हैं। उनको एक प्रॉपर ढांचे में कैसे साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया इसके बारे में जानकारी दी जाती है, वैसे फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट किया जाता है, वैसा स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट किया जाता है।
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अपने बजट, अपने अपने टाइम और अपने अपने मिशन क्रिटिकल एसेट के हिसाब से इसे स्टैंडर्ड और फ्रेमवर्क को अपनाना चाहिए। उसके अलावा अगर कभी साइबर अटैक हो ही जाए आपके पास, अगर आपने बहुत सारे प्रिकॉशन लिए फिर भी कोई एक व्यक्ति की गलती की वजह से या कोई टेक्निकल गैप की वजह से अगर साइबर अटैक हो ही जाए, तो आप उससे रिकवर कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होना बहुत जरूरी है। और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान का ही एक अंश रहता है इंसिडेंट रिस्पांस प्लान, जिसमें कोई साइबर इंसिडेंट हो गया तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करे, पहली स्टेप कौन सी होनी चाहिए, फिर कहाँ पे रिपोर्ट करे, कैसे इससे ओवरकम करे, फिर उसके बाद कैसे प्रॉब्लम रिपोर्ट बनाए, उस प्रॉब्लम को कैसे परमानेंटली रिजॉल्व करे। तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन होती है और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा उसकी भी जानकारी उसमें रहती है। तो ये सब चीजें आपको एज अ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करनी चाहिए। और हमेशा जो भी साइबर न्यूज चैनल्स है और जैसे आज का भी ये वीडियो है, ऐसे चीजों में आपको थोड़ा सा समय देके उसके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आप भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा साइबर सिक्योर करें। आपकी जो साइबर अटैक होने के जो चांसेस है उसको कम से कम करें। और रिस्क रेटिंग बहुत ही लो है, साइबर रिस्क रेटिंग। तो ये सब चीजें करके आप साइबर सुरक्षित रह सकते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि मेरे जो बैकग्राउंड में है, तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी इज नॉट कंप्लीट विदाउट यू। आपके बगैर सिक्योरिटी शब्द ही कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आप ही उसके मेडिएटर हो, आप ही उसको चलाने वाले एक व्यक्ति हो। उसके अलावा हमेशा पैच करे, प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंट करे, क्योंकि ब्रीच कभी भी राह नहीं देखती, साइबर अटैक किसी के ऊपर भी हो सकता है। और यही सब चीजें अगर आप आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी लाओगे, तो आप साइबर सिक्योर हो सकते हो। आपको कोई हैक नहीं कर सकता और आप सुरक्षित रहे, आप साइबर सुरक्षित रहे, यही आशा मैं रखता हूँ। धन्यवाद।